गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और फर्स्ट ईयर के इस क्लास में सेकंड पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, उसमें जो हमने इन स्रोतों का 5 भागों में विभाजन है उसमें से 2 को हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा स्रोत है उसमें साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्य के बारे में आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, हिंदी में संस्कृत में विभिन्न लैंग्वेजेस जो हैं उसके अंदर साहित्य की रचना की गई है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्राचीन समय से ही हमारे देश में साहित्य लेखन की परंपरा विद्यमान रही है और सौभाग्य से हमारे राजस्थान में भी साहित्य लेखन की परंपरा जो है वो विद्यमान रही है। विभिन्न भाषाओं में जैसे संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी भाषाओं में राजस्थान में भी साहित्य रचना का कार्य जो है वो काफी वृहद स्तर पर किया गया था। अब इस साहित्य या ये जो विभिन्न रचनाएं हैं जो हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं, वो जानकारी हमें किस रूप में प्राप्त होती है। जैसे इन साहित्यों के माध्यम से हम यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति जो थी या सांस्कृतिक उपलब्धियां जो थी उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं और बड़ा ही विशद वर्णन इन साहित्यिक रचनाओं में किया गया है। उदाहरण स्वरूप जैसे हमारे मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक हुए हैं कुंभा। कुंभा का जो शासन काल था वो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वयं कुंभा जो है वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान संगीत प्रेमी भी थे और इसी का उदाहरण हमें मिलता है, उनके द्वारा रचित है नृत्य रत्नकोश। ये उनके द्वारा रचित रचना है और इस रचना के माध्यम से हमें उस समय में नृत्य और नृत्य कलाएं जो थी विभिन्न प्रकार की, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और साथ ही साथ इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कुंभा स्वयं संगीत प्रेमी थे। दूसरे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, कुंभा का प्रसिद्ध दरबारी शिल्पी था मंडल। मंडल के द्वारा भी आप देखिए जो राजवल्लभ नामक रचना की गई है, उस राजवल्लभ में विभिन्न निर्माण शैलियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हमें इस साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। अगले उदाहरण के रूप में बीकानेर नरेश कल्याणमल के द्वारा प्रसिद्ध साहित्यकार विद्वान सदाशिव को के शासनकाल में सदाशिव द्वारा राज विनोद नामक ग्रंथ की रचना की गई। उनकी ये साहित्यिक कृति हमें बीकानेर के शासकों की वंशावलियां, बीकानेर के शासकों द्वारा किए गए विभिन्न विजय अभियान, बीकानेर रियासत का राजस्थान की अन्य रियासतों के साथ संबंध, वहाँ के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है राजस्थान का चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो। उसको भी आप एक उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुए तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध का जो विशद अध्ययन विस्तार पूर्वक जो वर्णन किया गया है, उसके साथ साथ आप देखिए चौहान वंशीय शासकों के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं और उपलब्धियों का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें, जो साहित्य है वो साहित्य भी हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण रूप से प्रदान करता है। संस्कृत साहित्य के साथ साथ आप देखिए राजस्थानी भाषा में जो साहित्य
साहित्य लिखा गया, हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य में आप देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण आती है ख्याल। ख्याल साहित्य राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा वंशावलियां, पीड़ावलियां, वाद आदि जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं उनकी रचना राजस्थान के विद्वान साहित्यकारों द्वारा की गई। हम ख्याल साहित्य का यदि उदाहरण लें तो उसमें आप देखिए, आपने सुना भी होगा, प्रसिद्ध ख्यातकार रहे हैं नैन्सी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। अबुल फजल यदि आपने पहले कभी पढ़ा हो, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था, जो एक महान इतिहासकार और विद्वान था। तो जिस तरह से मुगल काल में अकबर के पीरियड में अबुल फजल की जो प्रसिद्धि थी, उसका जो महत्व था, वही राजस्थान के इतिहास में मुहम्मद नैन्सी का था, जो बेसिकली मारवाड़ रियासत से संबंधित थे। अपनी इसके अलावा आप देखिए जो नैन्सी की ख्यात है, इसके साथ साथ जोधपुर राज्य की ख्यात, मुंड्यार की ख्यात, बांकीदास की ख्यात। बांकीदास भी नैन्सी के बाद एक प्रसिद्ध ख्यातकार रहे राजस्थान के। इन्होंने अपनी ख्यातों में जो जानकारियां प्रदान की हैं वो निश्चित रूप से राजस्थान के जीवन के विभिन्न पक्षों की हमें जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। फिर वही बात आती है, वो विभिन्न पक्ष जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक उपलब्धियां, राजाओं के जो विभिन्न यहाँ रियासतें थी उनके आपसी राजनीतिक संबंध किस प्रकार थे, ये सारी जानकारियां हमें इनसे प्राप्त होती हैं। नैन्सी जो कि प्रसिद्ध ख्यातकार थे, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि के साथ साथ जो यहाँ की विभिन्न भौगोलिक दशाएं हैं उनका भी वर्णन प्रस्तुत किया है। तो इस दृष्टि से हम देखें, ख्याल साहित्य जो है वो राजस्थान के राजस्थानी भाषा में लिखा गया हुआ एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जो हमें राजस्थान के विभिन्न पक्षों, जो जीवन से संबंधित विभिन्न पक्ष हैं, उनकी हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। निसंदेह इस दृष्टि से जो राजस्थानी साहित्य है वो भी हमारे लिए इतिहास की जानकारी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, नैन्सी जिनकी बात हम कर रहे हैं, नैन्सी से संबंधित एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है, तो उसके लिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करेगा। किस तरह से नैन्सी ने अपनी ख्यात को एक यदि भाषा शैली की दृष्टि से देखें, यदि काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से देखें, तो कोई कमी नैन्सी की ख्यात में देखने को नहीं मिलती है। तो उसमें आप इस ख्यात के बारे में विभिन्न जो उसकी विशेषताएं हैं और जो नैन्सी का प्रारंभिक जीवन है, मारवाड़ रियासत में 3 ये भाई थे, सुंदरदास, आस्करण और नैन्सी, इन तीनों का मारवाड़ रियासत से संबंध, इनके द्वारा लिखी गई विभिन्न जानकारियां जो हैं उसको विस्तृत रूप से आप तैयार करेंगे। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसी आधार पर सर्वप्रथम आप उनका सामान्य परिचय देंगे, फिर आप उनकी ख्याल की काव्यगत विशेषताओं को लिखेंगे और साथ ही साथ उस ख्याल साहित्य से हमें क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं इसका वर्णन आप उसमें करेंगे। तो इसके साथ साथ आप देखिए एक साहित्यिक उसमें जो फारसी साहित्य है, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी भाषा के साथ साथ फारसी साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ये फारसी साहित्य राजस्थान के इतिहास को कैसे हमें बताता है, आप देखिए जब यहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हुए थे और उसके बाद से यहाँ पर तुर्कों के निरंतर आक्रमण भी होने लगे थे और धीरे धीरे आप देखिए जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी 1206 ईस्वी में, तो उन्होंने
राजस्थान की रियासतों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया था। आप लोगों ने पहले कहीं पढ़ा हो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बाकी सुल्तानों के द्वारा यहाँ आक्रमण नहीं किए गए थे। अलाउद्दीन से पूर्व भी जैसे गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश, जैसे बलबन, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, इन सभी ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए राजपूताना पर निरंतर धावे मारे थे। तो यहाँ पर इन तुर्कों का आगमन हुआ, इन्होंने अपनी सत्ता को यहाँ स्थापित किया। तो उस दृष्टि से यहाँ के शासकों और तुर्कों आक्रांताओं में जो संघर्ष हुआ उसकी जानकारी जहाँ हमें राजस्थान के साहित्यकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई है, वहीं इन फारसी लेखकों के द्वारा भी यहाँ हुए तुर्क और राजपूतों के संघर्ष का विस्तृत वर्णन किया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि निष्पक्ष वर्णन जो है वो ना तो फारसी साहित्यकारों द्वारा किया गया है और ना ही पूरी तरह से राजस्थान के साहित्यकार भी इसमें निष्पक्ष रहे हैं। हर लेखक अपनी लेखनी से अपने अपने शासकों की प्रशंसा को काफी बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है। निस्संदेह ये हमारे इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें इतिहास में लेते समय हमें थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता अवश्य रहती है। लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि ये साहित्यिक स्रोत जो हैं वो हमारे राजस्थान के इतिहास में हमें काफी हद तक अवगत राजस्थान के इतिहास से करा देते हैं। अब इसमें आप देखिएगा ग्रंथ है तबकात-ए-नासिरी, ताजुल मासिर, बाबर द्वारा लिखित बाबरनामा, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हुमायूंनामा, तज़किरात-उल-वाक़ियात, ये फारसी स्रोत जो है, जैसे बाबर की जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है, तो इस तरह से फारसी, तुर्की, अरबी भाषा में लिखे हुए ये विभिन्न ग्रंथ भी हमें राजस्थान के राजनीतिक संबंधों के साथ साथ यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक अवस्थाओं से भी परिचित कराते हैं। इस दृष्टि से ये फारसी साहित्य जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार। आप देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी कि साहित्य लेखन में ये हमारी परंपरा जो प्राचीन समय से चली आ रही है उसमें राजस्थान भी पीछे नहीं रहा और आधुनिक काल का इतिहास लिखने के लिए हमारे राजस्थान के विभिन्न महान इतिहासकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से इतिहास को लिखते समय इन्होंने, अभी हमने जो पूर्व में ऐतिहासिक स्रोत पढ़े हैं, चाहे वो पुरातात्विक सामग्री हो, पुरालेखीय स्रोत हो या साहित्यिक स्रोत हो, उनका सहारा अवश्य लिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने विभिन्न मत भी प्रस्तुत किए हैं। यदि हम आधुनिक इतिहासकारों में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो नाम आता है वो है कर्नल जेम्स टॉड का, जिन्होंने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से एक विशाल ग्रंथ की रचना करके राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। हालांकि इस ग्रंथ में, जितना ये विशाल ग्रंथ है, वही इसमें कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी प्राप्त होता है। इसका कारण ये है कि कर्नल टॉड द्वारा कई बातें अनुमान के आधार पर इसमें लिख दी गई हैं, क्योंकि एक तो भाषा का अंतर जो था वो प्रॉपर तरीके से शायद टॉड को समझ में नहीं आया होगा। यहाँ की भाषा में और आंग्ल भाषा में काफी अंतर देखने को मिलता है, तो जहाँ सही अर्थ नहीं लगाए जा सके तो वो बातें जो लिखी गई वो सुनी सुनाई और अनुमान के पर आधारित है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिल जाता है। इसी तरह से आप देखिएगा, प्रसिद्ध राजस्थान के आधुनिक इतिहासकारों में नाम आता है गोपीनाथ शर्मा, GN शर्मा जी, जिन्होंने अपने राजस्थान का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा और अन्य कई ग्रंथ जगदीश सिंह जी गहलोत, गोपीनाथ शर्मा आदि के द्वारा लिखे गए, जिन्होंने
इन्होंने राजस्थान के इतिहास को अच्छे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इन आधुनिक साहित्यकारों द्वारा लिखित ग्रंथों से हमें प्रारंभ से लेकर के आधुनिक समय तक का जो राजस्थान का इतिहास है उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को लेकर के आप लिख सकते हैं आधुनिक इतिहासकारों के नाम, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम और साथ साथ उनसे मिलने वाली जानकारी, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, सांस्कृतिक उपलब्धियां हो, तुर्कों और राजपूत शासकों के संबंध हो या मुगल और राजपूतों के संबंध हो, इनका विस्तृत विवेचन इन ग्रंथों में इन आधुनिक राजस्थान के इतिहासकारों द्वारा किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, ये महत्वपूर्ण राजस्थान के आधुनिक इतिहासकारों की सूची में शुमार हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट विभाजन है वो है अभिलेखागारीय स्रोत। अब देखिए अभिलेखागारीय स्रोत क्या होते हैं, आप जानते होंगे राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार है वो बीकानेर में है। इसको याद भी रखेगा, छोटी क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है। राजस्थान का अभिलेखागार बीकानेर में है और यहाँ पर अब इस अभिलेखागार में हमें क्या मिलता है, आप देखिए पुराने राजाओं और पुराने राजाओं, विभिन्न रियासतों के बीच जो आपसी संबंध थे, उन संबंधों से संबंधित विभिन्न पत्र या राजकीय पत्र और पत्रिकाएं, राजकीय आदेश हमें प्राप्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी रियासत विशेष से संबंधित विभिन्न बहियां जो हैं, जो यहाँ काफी बड़ी संख्या में है। कभी मौका मिले तो आप लोग जाइएगा, कभी आप भविष्य में यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में जाना ही पड़ेगा। तो वहां पर आप देखिएगा विभिन्न बहियां हैं, उन बहियों में जैसे सनद परवाना बही, जैसे हथ बही, जैसे किसी परगने विशेष से संबंधित बहियां, ये आदि प्राप्त होती हैं। अब इन बहियों से क्या चीजें, वकील रिपोर्ट्स हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे सरकारी कागजात जो उस समय के संबंधों को, राजनीतिक संबंधों को बताते हैं। विभिन्न रियासतों में जो संधियां हुआ करती थी, जो युद्ध होते थे, उन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इन बहियों में आप देखिए जैसे किसी राज्य विशेष की कुल आय कितनी होती थी, उससे संबंधित जानकारियां मिलती हैं। यहाँ के शासकों के धार्मिक विश्वास की जानकारी हमें इन बहियों के माध्यम से प्राप्त होती है। विभिन्न राजाओं, रानियों या सामंतों या प्रतिष्ठित अधिकारियों के द्वारा जो दान आदि दिए जाते थे, विभिन्न जागीरों से संबंधित जानकारियां वो बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं, वकील रिपोर्ट्स। ये वकील रिपोर्ट्स कई बार पूछा भी जाता है क्वेश्चंस में, तो ध्यान दीजिएगा। वकील रिपोर्ट्स क्या होती थी, आप देखिए जब राजस्थान के राजपूत शासकों और मुगलों के बीच संबंध स्थापित हुए थे, अकबर के शासन काल में ये शुरुआत हुई थी राजपूतों और मुगलों के बीच संबंधों की। और उसके बाद सर्वप्रथम, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे, सर्वप्रथम आमेर राज्य ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की थी। और इसके बाद विभिन्न रियासतों ने एक के बाद एक करके, इसे हम आगे जब ये टॉपिक आएगा मुगल और राजपूत संबंध तब डिटेल में पढ़ेंगे, तो विभिन्न राजपूत शासक जो थे उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो आप देखिए धीरे धीरे क्या था, राजपूत शासकों ने आंशिक अधीनता स्वीकार करके मुगलों से संबंध स्थापित कर लिए थे। अब होता क्या था, ये राजपूत शासक जो थे वो अपनी रियासतों में अपना प्रतिनिधि छोड़ करके स्वयं मुगल दरबार में रहते थे, और यदि वो अपनी रियासत में आ जाते थे तो उस कंडीशन में वहां पर एक अपना प्रतिनिधि, जिसे आप वकील कह सकते हैं, उसको छोड़ के आते थे और वहां होने वाली
हर एक बात की सूचना उस वकील के द्वारा अपने संबंधित रियासत के शासकों को प्रदान की जाती थी या प्रसारित की जाती थी। तो ये जो रिपोर्ट्स है जो मुगल दरबार में रहने वाले वकील के द्वारा अपने शासक को दी जाती थी, वही वकील रिपोर्ट्स के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से ये अभिलेखागार जो है वहां पर जो प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, चाहे वो सनद परवाना बही हो, चाहे वो हत बही हो, चाहे विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हो, वकील रिपोर्ट्स हो, ये सारी चीजें जो प्राप्त होती हैं जिस स्थान से, वो हमें उससे हम अभिलेखागारीय स्रोत के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं और इतिहास की दृष्टि से इन्हें काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिए विभिन्न जो फरमान है, मंसूर है, रुक्का है, निशान है, ये सारी चीजें क्या थी, इनका क्या महत्व था, इन सबका डिटेल वहां पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अभिलेखागारीय स्रोत भी आते हैं। इस तरह से ये कुल 5 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, या हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को 5 भागों में विभाजित करके आपको बहुत संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया है। आप नए स्टूडेंट्स हैं और संपर्क के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और जब भी हम क्लास में रूबरू मिलेंगे तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उन्हें उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।